नमस्कार। जय हिंद। आज आप लोगों से फिर उपनल कर्मियों के बारे में बात करने के लिए जुड़ी हूँ। गुड इवनिंग सुमित रावत जी, हेलो रमेश मलिक जी, हाय अंसारी जी, गुड इवनिंग प्रदीप बिष्ट जी। आप सभी के साथ बात करके अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत परेशान करती हैं। कोमल गोसाई जी नमस्कार, गुड इवनिंग मनवर सिंह जी नमस्कार, विपिन पांडे जी आप सभी को नमस्कार। उपनल उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड, अंकी कैलाश सिंह जी नमस्कार। आखिर उपनल इतना महत्वपूर्ण क्यों मुझे लग रहा है? क्योंकि बहुत समय गुजर गया है। नंद केशवानंद जी गुड इवनिंग, केशर बिष्ट जी नमस्कार, मुकेश रावत जी नमस्कार, पवन राणा जी नमस्कार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक हमें पहुंचानी है, ताकि समस्या का समाधान मिल सके। मनीष नौटियाल जी नमस्कार, आलम जी नमस्कार। हमें आपकी आवाज को उन आकाओं तक पहुंचाना है जो आपके वोट पर आ जाते हैं सरकार पर, परंतु काम भूल जाते हैं अपना। नमस्कार बग्याल जी नमस्कार, मनीष जी आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो लोग चाहते हैं कि लोगों का भला हो वो सरकार में नहीं है। उसका एक कारण है, हम ही तो गलत लोगों को चुन देते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने आकर सिर्फ इस बात पर कि मैं आपका काम करना चाहती हूँ, करने की इच्छा शक्ति रखती हूँ, हो सकता है कि कुछ मुश्किलें आ जाएं, हो सकता है बहुत सारी चीजें नहीं कर पाऊँ, ये कहकर मैं चुनाव लड़ूं तो आप में से कितने लोग मुझे वोट देंगे? सोचिए कभी। तो जो नेता होते हैं वो इसी कारण से वो उस जगह पे आ जाते हैं जहां पे आपकी समस्या का समाधान नहीं होता। और मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मुझे दिखते हैं कई बार जो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ते हैं या किसी पार्टी की टिकट पर लड़ते हैं, मगर उन्हें आप लोग वोट नहीं देते और फिर हम वहीं पे रह जाते हैं। नमस्कार दमता जी, गुड इवनिंग शकील जी गुड इवनिंग डोबरियाल जी नमस्कार, धर्मेंद्र पवार जी नमस्कार, राकेश रावत जी जय हो, अनिल डडवाल जी जय श्री राधे कृष्णा, शास्त्री प्रवीण चंद्र जी, दिनेश पुंडीर जी गुड इवनिंग, महेश नौटियाल जी नमस्कार, संजू चौराकोटी जी नमस्कार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जब बात शुरू करें तो ये वीडियो उन कानों तक पहुंचे जिन कानों तक हम सुनाना चाहते हैं। जय देवभूमि उत्तराखंड, शास्त्री प्रवीण चंद्र जी बिल्कुल, संजू चौराकोटी जी नमस्कार, जगदीश बडवाल जी नमस्कार, दिग्पाल बिष्ट जी नमस्कार, गुड इवनिंग, कुलबीर सिंह जी, सुरेंद्र सिंह रावत जी नमस्कार, मानेंद्र सिंह जी नमस्कार, धर्मेंद्र पवार जी आपको बिल्कुल ये थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब एक ही राज्य के हैं और हम अलग अलग जगह पे रहते हैं, मगर हम एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है, मनुष्य जाति का, और हम उत्तराखंडी हैं, भारतवासी हैं जी। शास्त्री प्रवीण चंद्र जी, मोहन नेगी जी नमस्कार, अभिनव दसमाना जी नमस्कार, गुड इवनिंग, चंदू कफालटिया जी नमस्कार, मनवीर रावत जी, मुकेश ममगैन जी, प्रदीप निमरान जी, अब्दुल जी, अंकी कैलाश, पंकज सिंह, सुनील रावत आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, दीपक सिंह बिष्ट जी, सुनील नाथ जी, लोकेंद्र दत्त बिजलवाड़ जी, पंकज शाह जी, विक्की जी, सुशील जी, शास्त्री प्रवीण सिंह जी, कुलबीर सिंह जी, आलम जी, यश भंडारी जी, शेखर पांडे जी, रमेश मल्लिक, महेश नौटियाल, विक्की, महेंद्र गोसाई, मनोज सिंह थपलियाल, भरतदीप पुरोहित, विनोद जोशी, गजेंद्र पदियार, गौरव नैथानी, मोहम्मद यूनुस, दीपक नौडियाल उत्तराखंडी, गोविंद रावत जी, चंदू कफालटिया जी, दर्शन रावत, सतीराम बिजलवाड़ जी, दीपक परगायन जी, पूरन मेहरा, सुरेंद्र सिंह रावत, मनोज सिंह थपलियाल, शोभन सिंह जेटूरी,
कार्यकारी अध्यक्ष उपनल महासंघ गजेंद्र पटियार जी, महेश शर्मा जी, मनवीर रावत, यश भंडारी, लक्ष्मण पवार, सुशीला मोली, पूरन चंद्र भट्ट, चंदू रावत, हरीश चंद्र, रवि बग्याल, आप सभी से निवेदन कर रही हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। हमें अपनी आवाज़ को कहां तक पहुंचाना है आप जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप लोग जिस प्रकार से बैठे हुए हैं आपकी आवाज़ ना पहुंचे। करण बिष्ट जी, शिवराज सिंह सजवान जी, गौरव पाठक जी, विपिन पांडे जी, विजय भगवान शेर जी, जयदेव उनियाल जी, विक्की, मनोज भट्ट, संतोष प्रियंका, सनोबर पटेल, मीर विजय नेगी जी नमस्कार। आप चंदू रावत जी, देवेंद्र सिंह जी नमस्कार, गिरीश ढोंडियाल जी नमस्कार। मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से आपकी समस्याओं के बारे में। आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को जरूर लिखिए। आप लिखिए कि आपको अपनी समस्या का क्या समाधान चाहिए, ये आवश्यक है। आप सभी को बता दूं कि किस प्रकार से हमारा राज्य जो है बहुत सारे लोगों को फौज में भेजता है। हमारे हर परिवार में से कोई ना कोई, एक नहीं कई कई लोग होते हैं जो हमारे फौज में होते हैं और किस प्रकार से देश के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। पुलवामा का जब हमला हुआ तब भी हमने देखा, हमने शहादत दे दी। ये हमारे अपने लोग हैं। आप बताइए कि जो हमारे अपने लोग हैं जो शहादतें देते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनकी भी रक्षा और सुरक्षा करें? जो हमारी सुरक्षा करते हैं उनकी, जब वे पूर्व सैनिक हो जाते हैं या जो उनके परिजन हैं, जो उनके डिपेंडेंट्स है, उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? अगर हम राष्ट्रवादी बनना चाहते हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, तो मुझे बताइए कि जो सैनिक सरहद पर जाके अपनी जान की बाजी लगा देता है, क्या उसके परिजनों को देखना, उसके परिजनों की देखभाल करना हमारा धर्म नहीं है? जय भारत, भारत माता की जय। जी, अगर ये हमारा धर्म है तो हमारा धर्म है कि हम अपनी सरकार से कहें कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके साथ नाइंसाफी ना होने दे। परंतु साथ ही जिन लोगों को उपनल में लिया गया ये कहकर कि जो पूर्व सैनिकों के नहीं और बाकी बाकी जनसंख्या में से भी हम उनको चांस देंगे, नौकरी देंगे, उनके साथ भी नाइंसाफी ना हो। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी, सच्ची देशभक्ति होगी। उपनल मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में उपनल पहले बनाया गया था तिवारी जी के द्वारा, कुछ और नाम था, आप लोग बेहतर बता सकेंगे, उकनल था या कुछ और था। और उसके बाद मेजर जनरल खंडूरी जी जब मुख्यमंत्री बने तो यानी कि तिवारी जी कांग्रेस के और खंडूरी जी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इसका नाम बदल के उपनल किया, उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड। और इसको क्यों बनाया गया? ताकि आइडेंटिफाई हो सके वो लोग जो पूर्व सैनिकों के डिपेंडेंट्स हैं, मगर इसमें जिन बाकी लोगों को डाला गया उनको भी हम उसी स्थान पे समझते हैं जैसे पूर्व सैनिकों के डिपेंडेंट्स, क्योंकि है वो हमारे भी बच्चे और उनको नौकरियां हर डिपार्टमेंट में मिलती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हर डिपार्टमेंट में किस प्रकार की नौकरी मिलती है। जब आप कहीं पढ़ाने जाते हैं तो आप एक इंटरव्यू देते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, इंटरव्यू देते हैं, आप पास आते हैं तो आप पढ़ाने लगते हैं, तो आपको ये सरकारी नौकरी मिलती है। सरकारी नौकरी का महत्व आप जानते हैं, परंतु इसी सरकारी नौकरी के समकक्ष अगर मैं कहूं कि मेरे उपनल कर्मी बहनें और भाई जो हुए हैं वो भी काम करते हैं, मगर वो उपनल के माध्यम से आते हैं, इसलिए जहां पे सैलरी मिलती है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, 25,000, वहां पे हमारे उपनल कर्मियों को ले देकर 8,000 के करीब सैलरी मिलती है। क्या मैं सही कह रही हूं? और ये सैलरी क्यों मिलती है? ये सैलरी नहीं है, मैं भी गलत बोल रही हूं, ये सैलरी भी नहीं होती, इसे मानदेय यानी कि ऑनरेरियम माना जाता है। इसमें से जीएसटी कट जाती है। जी हाँ, 8,000 9,000 जीएसटी कट जाती है, सर्विस टैक्स कट जाता है और इसमें डियरनेस अलाउंस तो होता नहीं, लेकिन उसी वक्त जिस अन्य व्यक्ति को नौकरी मिली उसको डीए भी मिलता है और उस डीए को आप देख लीजिए, मतलब इंक्रीमेंट होने के लिए वो स्केल मिलता
मिलता है कि अभी वो इतने में ज्वाइनिंग कर रहा है और ज्वाइनिंग भी कहीं ज्यादा अमाउंट पे करता है। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? जो अगर मैं एक हॉस्पिटल की बात करूं और वहां पे स्वास्थ्य कर्मी की बात करूं कि एक स्वास्थ्य कर्मी जो है, जो सीट्स ओपन होती है उसके माध्यम से आता है और उसको मिलते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूं, 20,000, और उपनल के माध्यम से, क्योंकि यह आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उपनल के माध्यम से एक व्यक्ति आता है और उसको मिलेंगे 10,000। मैं 8 नहीं कहती, 10 कहती हूँ। क्या 10,000 और 20,000, काम एक? क्या ये सही है? समान काम का समान वेतन, क्या ये हमारा संविधान नहीं कहता? माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी इसमें कोई फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि सुनवाई नहीं हुई है, मगर जिसको लेकर हमारे उपनल कर्मी गए थे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पॉइंट नंबर 28 में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने गलत तरीके से उस केस का हवाला दिया है जिसे उमा देवी केस कहा जाता है, उसके रेशियो के बारे में बताया है और उसका हवाला देते हुए अपनी बात को रखा है, जो गलत है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोगों का नियमितीकरण करना यानी कि रेगुलराइजेशन करने का काम जो हमारी राज्य सरकार है वो समय समय पर अपने रेगुलराइजेशन के रूल बनाकर करती रही है, मगर किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया? सबके लिए किया, मगर नहीं किया तो उपनल कर्मियों के लिए, जो उपनल के माध्यम से आते हैं। और इसीलिए उमा देवी केस का जब हवाला देते हैं तो वो गलत इसलिए हो जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने कोर्ट्स को कहा है कि वे अपने आप किसी भी सरकार को ये नहीं कह सकते कि आप स्कीम बनाए, लेकिन सरकारें जो है राज्य सरकारें, उनके पास ये अधिकार होता है कि लोगों के नियमितीकरण करने के लिए वे अपने आप रूल्स बनाए। इसलिए उमा देवी केस का हवाला आप नहीं दें, ये कहा माननीय उच्च न्यायालय ने। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार है और इनको रेगुलराइज नहीं कर रही है, परमानेंट नहीं कर रही है और मिनिमम पे स्केल, न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं, जिसमें डियरनेस अलाउंस भी आ जाए, ये आर्बिट्ररी है और अनरीजनेबल है। मतलब ये अहंकार से भरा हुआ निर्णय है, अपनी मर्जी से किया हुआ, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी कानून के, और इसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पॉइंट नंबर 29 में कहा है। मैं 28-29 से आपको बाकी बता रही हूं ताकि आप समझ सके कि इस फैसले में कहा क्या गया है। उसके बाद 30वें में लिखा है कि जो उपनल कर्मी जो है उनके मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके वैधानिक संवैधानिक अधिकार है और लेजिटिमेट है, सही है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। ये मौलिक अधिकार उनका है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। मौलिक अधिकार बताया है हमारे उपनल कर्मियों को रेगुलराइज करने के लिए, और ये कहा है। लोग बहुत बातें बोलते हैं, आपने देखा होगा कि वीडियोस पे, इसी बातों को मैं रख रही हूँ ताकि लोगों को, क्योंकि लोगों को अनाप शनाप बोलने की आदत है। देखिए, आप में से भी अधिकतर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मैंने इनको नहीं दिया। मैं इनकी राजनीति को तब से देख रही हूं जब से ये बने हैं, और मैंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो गुजरात में थी और 2002 में जो उनके सरकार में हुआ, वो सब मैंने देखा है, और उसका एक जो मेरे मन में जो छाप पड़ी है वो कभी नहीं हट सकती, क्योंकि गलत तो गलत ही होता है और मैं सही का साथ देती हूँ, गलत का नहीं देती। इसलिए आपको बता दूं कि मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहती हूं कि इस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में लिखा क्या है, और हमारी सरकार उच्चतम न्यायालय तो गई है इसके विरुद्ध, लेकिन सुनवाई नहीं कर रही। क्यों सुनवाई क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पे हार उन्हीं की होगी, और हार उनकी होगी, लेकिन उनको तो पैसा जो है अपने लिए बनाना होता है। जानते हैं
दो दो ऐसे मंत्री हैं जिनकी अगर शुरुआत आप देखें और फिर आज देखें कि किस तरह से उन्होंने बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए हैं, अपने बच्चों को वंशवाद के तहत आगे बढ़ा रहे हैं राजनीति में, तो आप समझेंगे कि पत्थर पत्थर के नीचे से निकले हुए ये भ्रष्ट नेता जो है किसी भी पार्टी के। आज मैं एक कांग्रेसी होने के नाते नहीं बोल रही हूं, मैं कांग्रेसी हूं, पर मैं कांग्रेसी होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते, एक प्रबुद्ध इंसान होने के नाते, इस देश की जागरूक नागरिक होने के नाते ये बातें आपसे कर रही हूं, क्योंकि मुझे दर्द होता है जब मैं देखती हूं कि मेरे सपनों का उत्तराखंड नहीं बन सका। उन जलूसों में मैंने कोई लाठियां नहीं खाई, मगर उन जलूसों में मैं जरूर गई थी। उस वक्त बहुत बड़े सपने थे कि न जाने क्या उत्तराखंड बन जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए वो दर्द मुझे याद है, वो खबर मुझे याद है जब गोली चलती थी कहीं, जब लोगों की शहादतें होती थी, जब महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे पे आपको मालूम है कि उनके बलात्कार हुए, उन पर गोली चलाई गई, उनकी हत्याएं हुई, सब याद है। ऐसे याद है जैसे कल हुआ। स्कूल में पढ़ाती थी मैं और नया नया पढ़ाना शुरू किया था। उन बच्चों को लेकर जलूस में गई थी, वेलम गर्ल्स की लड़कियों को लेकर जलूस में गई थी। फिर स्कूल को बंद भी करा गया जब गोलियां चलनी शुरू हो गई और माहौल खराब हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि घर के कपड़े पहनकर बच्चों को हम सुबह 6 बजे पढ़ाते थे, 6 से 8 की क्लास होती थी और शाम को, और घर के कपड़े बच्चे पहनते थे। पर मैंने उस दर्द को महसूस किया। एक पहली नौकरी आपकी लगती है, आपको लगता है कि दुनिया जो है वो बहुत सुंदर है, दुनिया में सब कुछ अच्छा है, फिर आप चारों तरफ ऐसी चीजें देखते हैं, तो वो सारी चीजें मेरे मन में घर कर गई हैं और वो कभी निकलेंगी। और मैं मनुष्यता में विश्वास करती हूँ। मैं मानती हूँ कि हर एक का एक अलग पार्टी की तरफ झुकाव हो सकता है, पर मैं ये नहीं मानती कि देश में राजनीति करने वाले लोगों को विभाजित करे, लोगों को व्यवस्थाएं दे, उनकी समस्याओं का हल हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अगर मैं उनकी जगह पे हूं तो हो सकता है पूरा समाधान ना कर सकूं, पर कोशिश तो कर सकती हूं, पर इतना तो कर सकती हूं कि अपनी आत्मा की सुनूं, और ये तो कर सकूं कि अपनी बात को रखूं और जितने हद तक कर सकती हूं करूं, बजाय इसके कि, और ये तो बिल्कुल भी ना करूं कि मैं खुद ही लूटने लगूं। पर भगवान की दया से मेहनत करना भगवान ने भी सिखाया, मेरे परिवार ने भी सिखाया, माता पिता ने भी सिखाया, और मैं मानती हूं कि जो मेहनत की कमाई होती है उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती। लेकिन अगर कोई मेहनत कर रहा हो और उसे कमाई ना मिल रही हो तो कैसा लगेगा, मुझे दर्द होगा, क्योंकि मेहनत की कमाई को मैं समझती हूँ। आप मुझे जब देखते हैं तो मैं अपने उस समय में से समय निकाल के आपके पास आती हूँ, आपकी समस्याओं के बारे में बात करती हूँ, उनको उठाती हूँ, आपके मुद्दों को, जिस वक्त मुझे समय मिलता है। बाकी समय काम करती हूँ, आराम नहीं करती, काम करती हूँ। मेहनत की कमाई सबसे बेहतरीन कमाई होती है, तो मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को क्यों नहीं मिल सकती मेहनत की ये कमाई। आपको बता दूं कि पॉइंट नंबर 30 में लिखा है कि ये मूल अधिकार है कि हमारे उपनल कर्मियों को रेगुलराइज करा जाए। ये लेजिटिमेट है, स्टैट्यूटरी मतलब ये कानून वैधानिक है और ये मूल अधिकार है। द वर्कमैन आर बीइंग पेड मीगर ऑनरेरियम, मानदेय दिया जा रहा है, वो भी बहुत ही पेटी, बहुत ही कम, और उसमें से जीएसटी और सर्विस टैक्स भी काटा जा रहा है। और हर कर्मी को यह अधिकार है कि वो उसको एक सही तरीके का, जो सही हो, जो मतलब जो फेयर हो, जो जस्ट हो, ऐसे पैसे उसको मिले ताकि वो अपने जीवन का भरण पोषण कर सके, अपना जीवन गुजार सके। और उपनल के पास कोई लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर नहीं है और ना वे किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, किसी भी डिपार्टमेंट या लोकल बॉडीज के तहत। 31वें पॉइंट में लिखा गया है कि सैलरी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है। आर्टिकल 300A के तहत संविधान, भारत के संविधान के आर्टिकल 300A के तहत जो वेतन होता है उसे प्रॉपर्टी माना गया है, उसे संपत्ति माना गया है, और उस पे जीएसटी
या सर्विस टैक्स नहीं काटा जा सकता बिना कानूनी अधिकार के, बिना किसी विधि में कोई कुछ ऐसा बनाया जाए उसके बिना नहीं काटा जा सकता। मगर आपका मानदेय जो है वो बहुत कम है और उसमें से जीएसटी और जो सर्विस टैक्स काटा जा रहा है वो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो नहीं काटा जा सकता क्योंकि उसे वैधानिक रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा 32वें पॉइंट की बात बता रही हूं, इसमें लिखा है कि दोबारा से बताया जाएगा कि जो राज्य सरकार है वो हमारे उपनल कर्मी एक मेन एम्प्लॉयर है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब आपको काम देने वाले। Master servant relationship exists between state government and its employees, even though sponsored by उपनल। उपनल के द्वारा आपको भले ही भर्ती करा गया हो लेकिन आपके बीच में मालिक और नौकरी करने वाले के बीच का जो रिश्ता होता है वही रिश्ता है राज्य सरकार और उपनल कर्मियों के बीच में। एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड बाय उपनल आर डिस्चार्जिंग सिमिलर ड्यूटीज which are being discharged by their counterparts। ये वही काम कर रहे हैं जो इनके समकक्ष बाकी लोग जो दूसरे रास्तों से नौकरी पाते हैं वो काम कर रहे हैं। तो समान काम दोनों कर रहे हैं। दे आर क्वालिफाइड एंड फुलफिल अदर एलिजिबल क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया होता है उस नौकरी को पाने के लिए, तो भले ही वो किसी और माध्यम से आए, किसी और प्रोसीजर से या उपनल के माध्यम से आए, काम जो है उसकी एलिजिबिलिटी दोनों चीज में एक ही है। रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल्स जो हैं दोनों पर बराबर लागू होते हैं। 33वें पॉइंट पे कहा गया है कि राज्य सरकार को शुड मेक अपॉइंटमेंट्स टू पब्लिक पोस्ट थ्रू एजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स इन कंफॉर्मिटी विद आर्टिकल्स 14 and 16 of the Constitution of India instead of restricting it to agency which was primarily set up for sponsoring the names of ex-servicemen and their dependents। ये तो सरकार राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें किसी भी पब्लिक पोस्ट पे, सरकारी पोस्ट पर किसी को अपॉइंटमेंट देने के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है पीएससी, जो लोक सेवा आयोग या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी के माध्यम से ही नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि यही आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और 16 के तहत किया जाता है और किया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक एजेंसी के तहत यानी कि उपनल के तहत अगर उन लोगों के नाम लिए जिनको एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स को लिया गया है तो ये उन्होंने किया है, लेकिन करने का तरीका ये है कि सरकारी काम के लिए इन्हें खुद भी पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। तो इसका खामियाजा आप क्यों भुगते? इसलिए आखिरी पॉइंट बता रही हूं कि इन्होंने क्या कहा। 34वां पॉइंट है जिसमें इन्होंने अपना मेन डायरेक्शंस दिए और 3 डायरेक्शंस है कि ये रिट पिटिशन को डिस्पोज किया जाता है इन सब डायरेक्शंस के साथ। पहला, the state government is directed to regularize the employees sponsored through UPNAL in a phased manner within a period of 1 year as per regularization schemes फ्रेम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इन्होंने जो ये आदेश दिया था, ये मैं आपको बता दूं कि ये दिसंबर 2018 में था, 12 नवंबर 2018। और क्या कहा था पहले पॉइंट में कि राज्य सरकार को ये निर्देशित किया जाता है कि उपनल के माध्यम से जो कर्मी काम कर रहे हैं उनको एक फेज तरीके से धीरे धीरे करके आप रेगुलराइज करिए। 1 साल के अंदर जो आप रेगुलराइजेशन स्कीम लाते हैं उनके तहत 1 साल के अंदर का टाइम दिया गया था, याद रखिएगा 12 नवंबर 2018 को। दूसरा पॉइंट था, द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू एंश्योर दैट द एम्प्लॉइज स्पॉन्सर्ड बाय उपनल गेट मिनिमम ऑफ पे स्केल विद बोनस अलाउंस along with arrears to be paid within a period of 6 months from today। और 12 नवंबर 2018 को ये आदेश दिया था माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने कि राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि जो उपनल के माध्यम से कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम जो वेतन है
वो दिया जाए और उसमें डीए भी इंक्लूड करा जाए, और डीए के जो एरियर्स है पिछले 6 महीने के वो दिए जाए, मतलब 12/11/2018 के पहले 6 महीने उनके एरियर्स मात्र कहे गए कि इनको दिए जाए। और सी, the respondents are directed not to deduct any GST or service tax from the salary of the employees sponsored by उपनल। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि उपनल कर्मियों की तनख्वाह वेतन में से कोई जीएसटी या कोई सर्विस टैक्स उनके वेतन में से ना काटा जाए। और 34वां पॉइंट ये था कि और कोई एप्लीकेशन इसके बारे में आया है तो उसको भी डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और ये माननीय विद्वान न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा जी और राजीव शर्मा जी का जजमेंट है। इसके विपरीत हमारे जो राज्य सरकार है उसने क्या किया, राज्य सरकार इस और जजमेंट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। वो उनका अधिकार है, वो आप नहीं रोक सकते, लेकिन उसमें अगर सुनवाई होती तो क्या राज्य सरकार को रिलीफ मिलता या मेरे उपनल बहनों और भाइयों को मिलता? शायद उपनल बहनों और भाइयों को मिलता, क्योंकि सरकारों का काम होता है कि वे कर्मचारियों को वेतन दे। और इस पूरे जजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसको वो चैलेंज कर रहे थे। जो ग्राउंड्स उन्होंने दिए थे उसके बारे में भी माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छी तरह से कहा। अब हमारे उपनल कर्मी जो हैं, उपनल की बहनें और भाई केवल यही तो कह रहे हैं, एसएलपी में आपने सुनवाई नहीं करवाई। माननीय तीरथ सिंह रावत जी को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जब अब तक सुनवाई नहीं हुई और इतना आप लोगों ने त्राहिमाम करवा दिया है उत्तराखंड की जनता को, कम से कम एक जगह पे कुछ तो सही कर लीजिए। ये जो आपने समिति बनाई है ना, ये केवल बेवकूफ बनाने के लिए समिति बनाई है। फिर भी मैं इसका इंतजार करूंगी कि कल गणेश जोशी जी जो मंत्री हैं वो इसमें क्या करते हैं। आपने बुलवाया है हमारे साथियों को, पर क्या करेंगे आप? क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के ऊपर जाएंगे? आपके पास तो अधिकार है नहीं। इसीलिए कह रही हूं कि हमारे उपनल कर्मी भले ही आपकी इस बात को मान गए हैं, भले ही वे आपसे वार्ता करने आए हैं, आपकी सरकार ने जाना है, लेकिन ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी अब कभी भी सरकार में आने के लायक ना रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखा दिया है जो कोई सोच नहीं सकता। मैं क्या बात कर रही हूं, आप लोगों से अवश्य इस बात को कहना चाहती हूं, बिल्कुल आपकी जायज मांगे हैं और मैं इसकी मांग कर रही हूं सरकार से, आखिर में फिर से करूंगी, पर आप लोगों को उससे भी जानना चाहती हूं। आप तो राष्ट्रभक्त हैं, आप तो देशभक्त हैं, बताइए आप कैसे इनकी बातों में आ जाते हैं जब ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये बातें करते हैं। क्या ये विषय होना चाहिए था? 2021 में विषय होना चाहिए था हम अपनी स्थिति को और बेहतर कैसे करें, और जो गलत चीजों में लगा रहेगा वो अब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी नाटकबाजी करी, आप लोगों को कहा, आप भी इस बात को जानते हैं, एक चीज ऐसी है, एक समुदाय के प्रति नफरत जिसने आपसे ये वोट इनको दिलवाया, वरना नहीं देते, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि आपके मन में कहीं 2002 था, पर मेरे मन में जानते हैं क्या था? मेरे मन में मेरे वो साथी थे जो उस वक्त जर्नलिस्ट थे, जो बताते थे कि एक गर्भवती महिला का बच्चा कैसे निकाला गया, जब बताया गया कि किसी का घर कैसे जलाया गया। तो ये सारी बातें जब मैंने सुनी तो मेरे को बहुत परेशानी हुई। मुझे ऐसी नफरत नहीं चाहिए। आपको एक चीज और बता दूं कि दूसरों का घर जलाने जाओगे, अपना घर कैसे बचा पाओगे? दूसरों का घर जलाने जाओगे, अपना घर कैसे बचा पाओगे? पहले अपने घर को तो बचा लो। और आज आप देख रहे हो कि जिनकी बातों में आप आ गए वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, वो जो कर रहे हैं वो केवल अपने लिए कर रहे हैं। मैं अपने उत्तराखंड वासियों को कहना चाहती हूँ, मैंने 717 परिवारों के दर्द को देखा है, 108 वालों के। मैंने जो हमारी बहनें हैं
हेल्थ वर्कर्स हैं उनके दर्द को देखा है, मैंने आयुष के छात्रों के दर्द को देखा है, मैंने अपने अपने राज्य के पंडा पुरोहितों के दर्द को देखा है। पंडा पुरोहितों के लिए बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, अगर होना चाहिए तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना, समान रूल्स समान कानून सबके लिए। ऐसा क्यों है कि वहां पर बैठा हुआ एक बाबा बिजनेस वाला है जो अपना बिजनेस कर रहा है, तमाम पैसे कमा रहा है, मगर उसकी तरफ हाथ भी नहीं उठा सकती, हाथ क्या आंख भी नहीं उठा सकती, क्योंकि उसका सरमाया दिल्ली में बैठा है। तो क्या ये सही है? वो मंदिर जिनके चढ़ावे जाते हैं किसी राज परिवार को, वो मंदिर, वो आश्रम जो बड़े बड़े आश्रम है, किसी मंत्री जी के बड़े आश्रम होंगे, किसी मंत्री जी के रिश्तेदार के बड़े आश्रम होंगे, या जो पैसा देते होंगे इलेक्शन के लिए उनके बड़े आश्रम होंगे, उनकी तरफ तो किसी की आंख नहीं उठती। तो मुझे बताइए कि केदारनाथ, बाबा बद्री विशाल, माँ यमुनोत्री, माँ गंगोत्री और तमाम और जो मंदिर है उनकी तरफ आपकी नजरें कैसे उठ गई? उनकी तरफ की नजरें उठ गई, इस बात को समझिए। जो आपको भ्रमित करके आया, जिसने काम नहीं किया, अब की बार आपको सरकार को नकारना होगा, ऐसे नकारना होगा ताकि ये समझें कि अगर आप लोगों की सेवा नहीं करते तो काम नहीं होगा। मैं आपको एक और सजेशन देना चाहती हूँ। ये कहा जा रहा है कि सभी पार्टी कह रहे हैं कि वे अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखेंगे। इतना काफी नहीं है मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये काफी नहीं है। आप इस राज्य के वासी हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ी थी उन माताओं बहनों ने, उन भाइयों ने, उन बड़ों ने, उन बुजुर्गों ने आपके लिए लड़ी थी। ये लड़ाई भूल गए आप? कैसे भूल गए? ये लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी ताकि व्यवस्था बेहतर आपके लिए हो। अल्मोड़ा की हिस्ट्री निकाल के देखिएगा कि जब लोग बाहर आए थे तो मुस्लिम औरतें भी आई थी और हमारी हिंदू महिलाएं भी आई थी। उसमें किसी एक धर्म के लोग नहीं थे, वे उत्तराखंडी थे, वे उत्तराखंड चाहते थे, क्योंकि हमें बेहतर व्यवस्था चाहिए थी। लेकिन जब ये नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइए आज हमारे को क्या करने की जरूरत है? आज हमें हर पार्टी को ये कहना होगा कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये डालिए कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का आप अनुपालन करेंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक दिन में करेंगे, लेकिन जिस दिन आप आएंगे सरकार में उस दिन करेंगे, लिख कर दीजिए और हर उस पार्टी से लिखवाने का काम करेंगे। लेकिन इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। आप लोग इस बात पे रुक जाते हैं। आपको जो करना है वो ये है, मैनिफेस्टो में डालेंगे और ये भी पूछे कि आप उसमें ये भी बताइए कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके साथ क्या करें। तो क्या आप रिजाइन करेंगे? तो आप क्या करेंगे? ये चीज का सल्यूशन उन पे छोड़िए, मगर इसका जवाब हमें चुनाव के पहले चाहिए। इस बात का आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लीजिए। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो चेहरा दिखाया है उनसे तो भैया हाय तौबा करती हूं मैं। क्योंकि मतलब मैंने ये देखा है, ऐसा नहीं है कि मेरे जानने वाले लोग वहां नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत भले लोग हैं इंडिविजुअल लेवल पर, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं कर पाती, क्योंकि वे एक तो उत्तराखंड में ना कांग्रेस के पास अच्छे नेता है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे नेता हैं, और आप पार्टी के पास तो है ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं क्या करना। आप लोगों को बताऊं मैं, मुझे याद है 4-5 साल पहले से जब मैं ये बात कहती थी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहाड़ों में बेहतर करो, और फिर 3 साल पहले बात हुई कि स्कूलों को बंद कर रहे हैं सरकारी स्कूल, फिर खबर आई कि कहीं शिशु मंदिरों को ना दे दे वो जमीन, तब मैंने इस बात को उठाया कई डिबेट्स में, कई लाइव्स में, कि आप व्यवस्था ऐसी बनाइए कि कनेक्टिविटी अच्छी हो और देहरादून से ही हम लोग आके पढ़ा सके, और जो टीचर वहां पे उसका पर्सनल टच बने वो भी सीखे हमसे और हम यहां से पढ़ा सके। मगर उस वक्त आप जानते हैं यही वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये तो बिल्कुल तर्कहीन बातें कर रही हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। मैं अवश्य आइडियलिस्ट हूं, अवश्य, मगर आइडियलिस्ट ना होते तो इस देश
के स्वतंत्रता सेनानी इस देश को आजादी ना दिला पाते। बेबी उन्हीं गोलवालकर, हेडगेवार जैसी बातें करते और वे अंग्रेजों के पिट्ठू बन जाते। सोच बड़ी होनी चाहिए, इच्छाएं बड़ी होनी चाहिए, चाहत बड़ी होनी चाहिए और मन के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। जब मैं इस बात को कहती थी और ये मेरे को कहते थे ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलती थी। मगर आज देख लीजिए कोरोना काल में हर बच्चा पढ़ रहा है, आप जानते हैं, इंटरनेट की मदद से। ठीक वही जो मैं इन्हें तब कहती थी। इसका मतलब है कि हमारे नेताओं के अंदर विजन नहीं है, उनकी सोच बड़ी नहीं है। हरीश रावत जी की बात होती है। हरीश रावत जी की सरकार को बहुत डिस्टेबलाइज अवश्य किया गया था 2016 में, आप जानते हैं। और वो कैसे उन्होंने एक साल काटा वो आप और मैं जानते हैं। मगर 2014 से वे थे और 2016 में अगर मान भी लिया जाए कि उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही थी, तो क्या वो फिर भी आपके लिए आपका काम नहीं करके जा सकते थे? एक सिग्नेचर ही तो चाहिए होता है, उसके बाद अगली सरकार भुगतती, अगर सच्ची में इच्छा शक्ति होती। या वो चाहते थे कि भाई मैं ऐसा कुछ ना करूं कि अगली सरकार भी ना करे या अगली सरकार के लिए मुश्किल ना हो, क्योंकि वे जानते थे कि भाई प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें हैं जो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा था कि जब आप में से किसी ने मुझे कहा कि मैं भी आऊं आपके मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए, तब भी मैंने ये कहा था कि मेरे लिए मुद्दा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा उत्तराखंड खुशहाल हो, मेरे खुद उत्तराखंड का एक व्यक्ति खुशहाल हो। आपने देखा 230 लोग जो हैं, मैंने एक वीडियो डाली है किस प्रकार से खुशियों की सवारी में कार्यरत थे, नौकरी के बिना हो गए। 717 परिवार का मतलब आप समझ लीजिए। आप 22,000 हैं, आप इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं। हार नहीं माननी है, जीत आपकी होगी। मुश्किल होगी मगर ये राज्य तो वैसे ही इन्होंने कर्जों में डुबो दिया है। कर्जों से निकालने का काम मुझे यकीन है आप कर सकते हैं, आपके साथ मिलकर हम कर सकते हैं। इन सरकारों के अंदर विजन हो ना हो, मगर आने वाले समय में हम ऐसी सरकार बनाएंगे, हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो उत्तराखंड के लिए काम करें, ना कि अपने लिए। आप आम आदमी पार्टी के बारे में भी अवश्य बात करूंगी। एक नेताजी हैं जिनका नाम हरक सिंह रावत जी है, पहले कांग्रेस में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में गए और आप जानते हैं उनके बारे में तरह तरह की कहानियां भी सुनते हैं। और कंकार बोर्ड में 400 करोड़ रुपए के घोटाले के बारे में भी आपने सुना। आप मुझे एक बात बताइए कि वे कांग्रेस में थे तब भी मलाई खाई, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए तब भी मलाई खाई, और अब सुन रही हूँ कि अपनी बहू को वो राजनीति में लाना चाहते, मतलब इसलिए नहीं क्योंकि उनके अंदर क्षमता है, इसलिए क्योंकि उन्हें वंशवाद को आगे बढ़ाना है। उसके साथ आप बताइए, उनके एक ओएसडी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और उनके एक किसी साले ने उनकी एक किसी साले ने, आपको बहुत समझाना बड़ा मुश्किल है, आप लोग समझदार हैं, समझते हैं, वो भी आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता बने हैं। आप मुझे बताइए, और जो प्रवक्ता बने हैं उनके ऊपर बहुत आरोप लगे थे कि वो मंडी के शायद अध्यक्ष थे और उन्होंने मंडी का सत्यानाश कर दिया। तो क्या आप चाहते हैं ऐसे लोगों को? आपको लगता है कई बार हमें लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था कि जो गरीबी से उठा हुआ व्यक्ति होगा वो गरीबों के दर्द को समझेगा, पर मैंने ये चीज देख ली कि ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री को देख लो, ऐसा नहीं होता है। और इस बात को मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि मैं अपने आसपास के उन नेताओं को देखती हूँ। आपको एक नेता की बात बताती हूँ, नाम नहीं ले सकती, विधायक रह चुके हैं। मुझे याद है कि हम छोटे छोटे थे और नगर निगम का चुनाव था और वो आपके उपनल कर्मियों के धरने पे आए भी हैं, इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ। और मतलब बड़ी बड़ी आंख करके उन्होंने पी रखी थी जब विधानसभा वो आपका निकाय चुनाव थे हुआ। शाम के टाइम में हम सारे बच्चे उनको देखकर हंस के पागल हो गए क्योंकि वो आंख फाड़ फाड़ कर पी कर एकदम अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, हम मजाक उड़ाते थे। फिर वो विधायक भी बने और अब अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या वो काम करेंगे? उन्होंने वोटों के लिए नदी में लोगों को बैठाया, मगर क्या वो काम करते हैं? क्या नदी में बैठा देने से काम हो गया? वो तो जो मुसीबत में है उस मुसीबत का फायदा उठाया, अपने घर बनवा के उसे घर में क्यों नहीं रखा? सिर्फ इसलिए ताकि वो उस नदी में बैठ जाए, आपके आसपास रहे और आपका वोट बैंक बन जाए। और आपके यहाँ तो दो ऐसे विधायक आए हैं
दो आए हैं और तीसरे तो मंत्री जी ही हैं। जो नदियों में बैठे हुए लोग उनके वोट बैंक हैं। अब उन्होंने बैठाया, किसने बैठाया ये तो वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग अपने मतलब के लिए कार्य करते हैं, अपना तो पैसा बनाते हैं, अपने बच्चों को विदेश भी भेजते हैं पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को राजनीति में आगे भी करते हैं, चाहे क्षमता हो या ना हो, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। मैंने अपनी माता जी को देखा, रात के टाइम पे कोई भी कहीं से भी आ जाए, लेकिन वो उठकर तैयार रहती थी। अगर बच्चों को लॉक में बंद करके भी, ताला बंद करके भी जाना होता था, जाती थी, लड़के आती थी अस्पताल में किसी पुलिस वाले से, और डर लगता। क्यों? क्योंकि लोगों की चिंता होती थी। पैसा कमाने के लिए जो पॉलिटिक्स में आते हैं वो कैसे करेंगे ये काम? एक और बताती हूँ, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो हमारे पूरे एरिया में, हमारे घर के पास, सबसे पास एक सरदार जी का घर है। जानते हैं उस घर पे चढ़ाई नहीं होने दी उन्होंने, क्योंकि वही सारे लोग जो नदी में थे, जो ये सब पूरे शहर में भी कर रहे थे, उन सबको उन्होंने कहा कि मेरे घर के पास ही नहीं होगा, इनके साथ नहीं होने दूंगी मैं, कोई चढ़ाई नहीं करेगा। और रात को वो सड़क पे चल रही होती थी, मैं छोटी थी, मुझे डर लगता था। मैं बोलती थी अगर आपको कोई मार देगा, सबको मार रहे हैं, तो वो टीवी नहीं देखने देती थी, क्योंकि तब तो दूरदर्शन था और हम छोटे थे तो डर भी लगता था। पर आप समझ लीजिए, लोगों की सेवा इस तरह की जाती है। लोगों की सेवा करने वाला अपने लिए पैसे कमाने नहीं आता, अपने लिए पुण्य कमाने आता है। तो ये तो मेरे खून में है, इसलिए मैं जानती हूँ कि ये दर्द क्या होता है। शायद ये कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिनको आप नेता मानते हैं वो राजनीति इसलिए करते हैं ताकि वो आपको, आपका इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ा सके। से मेरा निवेदन है कि आने वाले चुनाव में सोच समझ के वोट करिएगा। और अब आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है, और हर पॉलिटिकल पार्टी से अब ये कहने की आवश्यकता है कि आप भी बताइए कि आप अपने मैनिफेस्टो में क्या डालेंगे, ये अब से बताइए। और अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा कैसे देंगे, और उसकी सजा हम आपको कैसे देंगे, ये भी आप बताइए। इस तरह के कार्यक्रम हमें करने होंगे। पंडा पुरोहितों को मैं देखती हूँ, उनका आंदोलन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, मगर 717 कर्मी 108 के, उनके आंदोलन को इन्होंने खत्म किया। वो मैंने अपनी आंखों से देखा, और सेम स्ट्रैटेजी आपके ऊपर इस्तेमाल हो रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये आपको तोड़ पाएंगे। इसलिए हिम्मत बनाए रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ और पूरा राज्य आपके साथ है। जो लोग समझते नहीं हैं वो राजनीति करते हैं, इसलिए बुरा मत मानिए अगर कोई उल्टी बातें वो लिखते हैं। हम सब साथ हैं और इस लड़ाई को लड़कर जीतेंगे, मगर धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर किसी को विभाजित नहीं करने देंगे हम स्वयं को। गलत लोगों को और धर्म के नाम पे वोट देने का मतलब नहीं है। अगर वोट देना है तो विकास के नाम पर, केवल विकास के नाम पर नहीं, सचमुच के विकास पर वोट देना है। तो अपनी नौकरी, अपनी बेहतर व्यवस्था के लिए, केवल जो कह देते हैं उनसे नहीं। याद है ना घाट पर कैसे महिलाओं बुजुर्गों पर लाठीचार्ज किया था तीरथ सिंह रावत की सरकार ने, और कैसे भागे थे तीरथ सिंह रावत उस दिन। भाई बजट सेशन चल रहा था और दे भाग, ऐसा लगा पीछे से किसी ने डंडा मारा और सरपट भागा, देखा था ना। इसलिए याद रखिए, समय विपरीत है मगर समय बदलेगा, और अगर स्थितियां ठीक होंगी तो ही उत्तराखंड बदलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। नेताओं को चुनिए, राजनीतिज्ञों को नहीं। ये नहीं ये नेता कांग्रेस का है, भाजपा का, ये इसका नहीं। क्या वो आपके लिए काम करेगा? क्या वो सच्चा है, या केवल आपको लगता है कि इन सब में से केवल यही जीतेगा? लोगों से बात करिए, लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए, और अपना डिसीजन जो है वो मजबूत करके आप लोग मिलकर बनाइए, ताकि ये निर्णय आप लीजिए कि आप किसको जिताएंगे, बजाय इसके कि आप सोचिए कि वो किसी को दे सकता है, वो किसी को नहीं। आपस में बात करिए। कांग्रेसियों के साथ एक दिक्कत बताती हूँ। एक कांग्रेसी नेता को मैंने कहा, एक विधायक जी को मैंने कहा पुरोहितों के लिए, उन्होंने कहा कि मैम ये कभी हमें वोट नहीं देंगे। तो क्या
केवल वोट के लिए हम लोगों की मदद करें। अरे मदद तो करके देखो, किसका दिल बदल जाए पता नहीं। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और वो फिर भी उसको वोट देता है, मगर काम आपने किया है, तो क्या इज्जत करेगा वो आपकी, और अपनी नजरों में गिर जाएगा अगर वो वोट गलत जगह दे के आएगा। और उसके साथ वो होगा जो आज हम सबके साथ हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है। इसलिए साथियों, आपके साथ दोबारा से जुड़ूंगी इसी विषय पर, और इस विषय को तब तक उठाते रहेंगे जब तक समाधान ना दे ये सरकार। अभी मुख्यमंत्री जी कोरोना ग्रसित है, उनको शुभकामनाएं देती हूँ, उनको जल्द ठीक होने की भी उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। मगर कुंभ में या शहर में या कहीं पे भी आप सभी से निवेदन करती हूँ कि सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, हाथ धोते रहें। आप भले ही धरना स्थल पर हैं, मगर जितने नियम हैं उनका पालन पूरी तरह से करने की कोशिश करिए। और इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको स्वस्थ रहने की जरूरत है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी साथियों, और अगली बार सोच रही हूँ, जानती भी हूँ कि और अधिक कुंभकर्ण हमारे साथ जुड़ेंगे और आप बातों को रखिए। ये सरकार भले ही कुंभकर्ण की नींद सो रही है मेरे भाई, लेकिन इनको हम जगाएंगे। जीवन रावत जी, मोहित ओली जी, नेत्र जियाल नेत्रा जी, जीवन रावत जी, प्रकाश थापा जी, दीपक रावत जी, आप सभी को, सोनी जी, आप सभी को मैं हिम्मत बनाए रखने के लिए कहूँगी और आपकी हिम्मत की दाद भी देती हूँ। और कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहने चाहिए ताकि आपका मनोबल भी बना रहे और सरकार को भी पता चल जाए कि आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए अब आपसे एक रिक्वेस्ट और आखिरी में करूँगी, दीपक कंडपाल जी, आपसे भी कह रही हूँ और सभी से कि जय हो विजय हो दीपक कांडपाल जी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, हर व्यक्ति अगर 10-10 ग्रुप भी ऐड कर लेगा और वीडियो को शेयर करेगा तो आपकी आवाज अब देखिएगा कहां तक जाएगी, गूंजेगी आपकी आवाज। पेज पर रोक लगाई है फेसबुक ने, मगर रोक नहीं पाएगी ना आपको ना मुझको। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।